विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज हमारा टॉपिक है पल्लव राजवंश। दक्षिण भारत में पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश को पढ़ने से पहले पल्लव राजवंश में जितने भी शासक हुए उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद करना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्री से भी क्वेश्चन बनते हैं, मेन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पल्लव शासक सबसे पहले जो नाम मिलता है हमें सिंह वर्मा मिलता है। इसने 250 से लेकर 275 ईस्वी तक शासन किया। ये पल्लव वंश का प्रथम शासक था। कौन? सिंह वर्मा। पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन? सिंह वर्मा। उसके बाद शिव स्कंद वर्मन का नाम आता है लगभग 275 ईस्वी के आसपास। इसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि? धर्म महाराज। स्कंद वर्मन धर्म महाराज की उपाधि धारण की। उसके बाद शिव स्कंद वर्मन था इसका नाम। उसके बाद स्कंद वर्मन फोर्थ का नाम मिलता है। उसके बाद विष्णुगोप का नाम मिलता है। विष्णुगोप लगभग 350 से 375 ईस्वी। इस बीच 8 शासक हुए, सबके नाम नहीं बता रहा हूं मैं। उसके बाद सिंह वर्मन का नाम मिलता है 550 से 575। लेकिन अब यहां से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट, सिंह विष्णु। किसका? सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। इसकी जो उपाधि है वो अवनी सिंह है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है। सिंह विष्णु की उपाधि अवनी सिंह। अवनी मतलब पृथ्वी, अवनी मतलब पृथ्वी। तो अवनी सिंह और पृथ्वी का शेर मतलब, ठीक है। किसकी उपाधि है? सिंह विष्णु की। और ये पल्लव वंश का संस्थापक भी समझ लीजिए, एक तरह से वास्तविक संस्थापक। बाकी इसने कवि भारवी को आश्रय दिया। कवि भारवी कौन? किरातार्जुनीयम का लेखक भारवी। किसके दरबार को सुशोभित करता था? आंसर सिंह विष्णु के दरबार को। उसके बाद महेंद्र वर्मन फर्स्ट बना। महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी। इसने मत विलास की उपाधि धारण की, विचित्र चित्त की उपाधि धारण की, गुण भर की उपाधि धारण की। महेंद्र विक्रम, अवनिभाजन, शत्रुमल, चित्रकार पुली। चित्रकार पुली। तो इसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो मत विलास पर हसन लिखी इसने, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा गजब का था कि तो मत विलास पर हसन एक किताब लिखी, एक उपाधि इसकी मत विलास है। दूसरा इसने, क्योंकि इसका चित्त जो था बड़ा विचित्र था, इसने विचित्र चित्त की उपाधि धारण की। क्या की? विचित्र चित्त। ठीक है, कई किताबों में चित्र लिखा हुआ बट विचित्र चित्त, चित्त है वो। ठीक है, चित्त जो होता है मन के अंदर जो चित्त है, विचित्र है उसका। तो विचित्र चित्त की उपाधि धारण की, गुण भर की उपाधि धारण की। इतना समझ में आ गया। फिर आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईस्वी। कभी कभी इतना ही काम चल जाता है, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? वातापी कोंड। और दूसरा महामल्ल। कौन सी उपाधि? इसीलिए इसके नाम पर महामल्लपुरम था, जिसको आज मामल्लपुरम बोलते हैं आप। तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट 630 से 668 ईस्वी। वातापी कोंड, वातापी को ध्वस्त करने वाला। वातापी कोंड मतलब बादामी के चालुक्यों को पराजित किया ना इसने, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को, इसलिए वातापी कोंड की उपाधि धारण की इसने। ठीक है। और इसने उसके मृत शरीर पर, इसके चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड के मृत शरीर पर, उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित करवाए, टैटू खुदवाया उसने कि मैंने इसको हराया। इतना दम्भ जिसको बोलते हैं। चलो, तो वातापी कोंड, दूसरा महामल्ल की उपाधि धारण की। उसके बाद महेंद्र वर्मन सेकंड बना। उसके बाद परमेश्वर वर्मन फर्स्ट बना। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट में 670 से 700 ईस्वी के आसपास शासन किया इसने। लोकादित्य की उपाधि धारण की, एक मल्ल की उपाधि धारण की, रणंजय की उपाधि धारण की, अत्यंत काम, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अत्यंत काम की उपाधि धारण की, उग्रदंड, गुण भाजन, विद्या विनीत। विद्या विनीत। तो ये किसकी उपाधियां हैं? परमेश्वर वर्मन फर्स्ट की उपाधि है। उसके बाद आता नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड ने 700 से लेकर 728 ईस्वी तक शासन किया। इसकी उपाधि जो है वो राज सिंह है। कौन सी? राजाओं में शेर, राज सिंह। दूसरा, अच्छा, इसकी शैली भी जो है वो राज सिंह शैली है। कौन सी? राज सिंह शैली। एक इसकी उपाधि है शंकर भक्त। ये उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। शंकर भक्त और आगम प्रिय, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। शंकर भक्त किसकी उपाधि है? नरसिंह वर्मन सेकंड की। आगम प्रिय किसकी उपाधि है? आंसर नरसिंह वर्मन सेकंड की। राज सिद्धेश्वर भी इसकी उपाधि है। परम चक्रमर्दन भी इसकी उपाधि है। समर धनंजय भी इसकी उपाधि है। वाद्य विद्याधर भी इसकी उपाधि है। वीणा नारद भी इसकी उपाधि है।
अंत्योदय तुम्बुरु, अंत्योदय तुम्बुरु भी इसी की उपाधि है, नरसिंह वर्मन सेकंड की। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनाया, इसी ने बनाया। ठीक है, अगला आता है परमेश्वर वर्मन सेकंड, 728 से 730। सिंह विष्णु की परंपरा का अंतिम शासक था ये। जो सिंह विष्णु पढ़ा था हमने, उस परंपरा में अंतिम शासक कौन है? परमेश्वर वर्मन सेकंड। उसके बाद आता है नंदी वर्मन सेकंड, ये 730 से 800 ईस्वी तक शासन करता है। सिंह विष्णु की समानांतर शाखा से शासक चुना गया था, इसे कांची के लोगों ने शासक चुना था। तो जब किसी को कोई लोग चुनते हैं, जब किसी राजा को लोग चुनते हैं, तो वो अपने आप में यूपीएससी और लोक सेवा आयोग का प्रश्न होता है। जैसे हमने गोपाल का पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पाल शासक गोपाल, पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, उसको लोगों ने चुना था। ऐसे ही हमने इल्तुतमिश में पढ़ा कि इल्तुतमिश को बदायूं से बुलाया लोगों ने कि भाई आप आइए यहाँ पर, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आराम शाह बना था वो उसका शासन बड़ा खराब था। इल्तुतमिश को बुलाया गया कि आप शासक बनिए। हालांकि वो चुना नहीं गया, लेकिन लोगों द्वारा बुलाया गया। तो वहां से क्वेश्चन बना कि इल्तुतमिश पहले कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैंने कहा, ये यहाँ पर क्वेश्चन बना कि कांची का कौन सा शासक है जिसको, कौन सा पल्लव शासक है जिसको लोगों ने चुना? तो नंदी वर्मन सेकंड। उसके बाद दंती वर्मन आता है, 800 से 846 ईस्वी तक शासन करता है। इसने जो उपाधि धारण की है, इसको जो बोला गया है वो पल्लव कुल भूषण, पल्लव कुल का आभूषण, पल्लव कुल भूषण कहा गया दंती वर्मन को। फिर नंदी वर्मन तृतीय आया 846 से 869 ईस्वी। फिर निरपतुंग आया 869 से 880। फिर अपराजित वर्मन आया 880 से 903 ईस्वी। ये पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक है। कांची का यानी पल्लव का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था? अपराजित वर्मन। फिर आया नंदी वर्मन फोर्थ। फिर आया कंप वर्मन, कंप वर्मा फर्स्ट। कंप वर्मा फर्स्ट जो हमें दिखाई देता है 948 से 980 ईस्वी तक दिखाई देता है, और ये पल्लव वंश का अंतिम ज्ञात शासक है। हो सकता है इसके बाद रहे हों, लेकिन इसके बाद के नाम नहीं मिलते। तो कंप वर्मा फर्स्ट, इतना समझ में आ गया। फिर कुछ पल्लवकालीन अभिलेख ध्यान रखने हैं आपने। पल्लवकालीन अभिलेखों से क्वेश्चन बनते हैं। पल्लवकालीन शासकों ने तमिल और संस्कृत भाषा में लेख जारी किए थे, क्योंकि तमिलनाडु वाली साइड में था तमिल भाषा, तमिल और संस्कृत भाषा में लेख जारी किए। प्रारंभिक 250 ईस्वी से 350 ईस्वी तक के जो अभिलेख हैं वो तमिल भाषा में है, जबकि 350 से 650 ईस्वी तक के जो अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में है। प्रारंभिक तमिल लेख जो है वो शिव स्कंद वर्मन का मैडवोलू और हीरहडगल्ली अभिलेख है। तो मैडवोलू और हीरहडगल्ली अभिलेख किसके हैं? आंसर शिव स्कंद वर्मन के हैं, जो पल्लव शासकों में दूसरे नंबर पे जो हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रारंभिक संस्कृत भाषा के अभिलेख कुमार विष्णु द्वितीय के केंदुलूर दानपत्र अभिलेख और नंदी वर्मन का उदेंदीरम दानपत्र अभिलेख है। तो इन दोनों को भी याद रखना है आपने। केंदुलूर दानपत्र अभिलेख से शायद यूपी में क्वेश्चन बना है, किसका है? तो ये है कुमार विष्णु द्वितीय, कुमार विष्णु द्वितीय। ठीक है, अच्छा, अब जो अभिलेखों में उल्लिखित प्रमुख घटनाएं हैं वो बतानी है मैंने। तो सबसे पहले मामल्लपुरम प्रशस्ति है एक, मामल्लपुरम प्रशस्ति, इसमें पल्लवों की वंशावली का उल्लेख है, और इसमें पल्लव अपने आप को ब्रह्मा और विष्णु देवताओं की संतान घोषित करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु की संतान घोषित करते हैं कौन? पल्लव शासक, मामल्लपुरम प्रशस्ति में। ऐसी पल्लव शासक विष्णुगोप, जो कि 350 से 375 ईस्वी तक शासन कर रहा था, उसका उल्लेख तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं के अभिलेख में हुआ है, तमिल अभिलेख में भी और संस्कृत भाषा के अभिलेख में भी। उसके बाद मंडकपट अभिलेख, इसके अनुसार महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने ब्रह्मा विष्णु का एकाश्मक मंदिर बनवाया था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने ब्रह्मा विष्णु का एकाश्मक मंदिर, एक ही चट्टान को काटकर, एकाश्म बोलते हैं उसको, अश्म मतलब चट्टान, तो एकाश्मक यानी एक ही चट्टान को काटकर जो मंदिर बनाया, वो कहां पर लिखा हुआ है? मंडगपट अभिलेख में लिखा हुआ है। अगला है त्रिचिन्नापल्ली लेख, इसमें उल्लिखित है कि महेंद्र वर्मन प्रथम शैव, महेंद्र वर्मन जो फर्स्ट था वो शैव धर्म का उपासक था। त्रिचिन्नापल्ली लेख से ये पता चलता है कि महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो था वो क्या था? शैव धर्म का उपासक था। एक है कूरम अभिलेख, इसमें नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा पुलकेशिन सेकंड को तीनों युद्धों में पराजित किए जाने का उल्लेख है, तथा इसमें परमेश्वर वर्मन प्रथम चालुक्य शासक विक्रमादित्य के पराजित किए जाने का भी उल्लेख करता है। तो कूरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को
3 युद्धों में पराजित करने का उल्लेख किसमें मिलता है? तो कूरम अभिलेख में। वैसे तो चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया, ये ऐहोल अभिलेख में मिलता है, रवि कीर्ति के। किसमें? लेकिन पुलकेशिन सेकंड को नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया, ये किस अभिलेख में मिलता है? कूरम अभिलेख में। अगर मैं यूपीएससी का प्रश्न बना रहा होता तो 2 स्टेटमेंट करके देता कि चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने सम्राट हर्षवर्धन को पराजित किया, इसकी जानकारी हमें रवि कीर्ति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा अभिलेख में दूसरा स्टेटमेंट बना के देता कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को 3 युद्धों में पराजित किया, इसकी जानकारी हमें कूरम अभिलेख से प्राप्त होती है। तो दोनों स्टेटमेंट में मैं आपसे पूछता कि कौन कौन से सही है, कौन से गलत हैं, तो दोनों ही मैंने आपको सही बताए। ठीक है। अगला है कशाकुडी दानपत्र अभिलेख। इसमें उल्लिखित है कि नरसिंह वर्मन के काल में पल्लवों ने बादामी को आक्रांत करके उसे उसी प्रकार ध्वस्त कर दिया जैसे कि अगस्त्य ऋषि ने वातापी राक्षस को मार डाला था। इसमें नरसिंह वर्मन फर्स्ट द्वारा लंका के राजकुमार मानवर्मन को लंका का राजा बनाए जाने का भी उल्लेख है। इसमें कशाकुडी दानपत्र अभिलेख में। तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट का कंटेम्पररी किंग जो कि लंका का राजा बना, वो कौन था? मानवर्मा। कौन था? मानवर्मा। महेंद्र वर्मन द्वितीय द्वारा एक घटिका यानी विद्यालय स्थापित करने का भी उल्लेख मिलता है कशाकुडी दानपत्र अभिलेख में। तो कशाकुडी दानपत्र अभिलेख थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक आपका कूरम अभिलेख जो मैंने इससे पहले बताया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक है फिर वेलूर पाल्यम अभिलेख। इसमें नंदी वर्मन तृतीय द्वारा पांड्य शासक श्रीमार को पराजित किए जाने का उल्लेख है। एक है तालगुंड अभिलेख। इसमें पल्लवों को क्षत्रिय कहा गया है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये याद करना है जो मैंने बताया आपको, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दूसरा अभिलेख थोड़ा। इसके बाद हम शुरू कर रहे हैं पल्लव राजवंश। तो इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो सिंह विष्णु था, जबकि वंश का प्रथम शासक कौन था? सिंह वर्मा था। ठीक है। पर जो क्वेश्चन बनता है वो वास्तविक संस्थापक से बनता है ज्यादा, तो सिंह विष्णु। ठीक है। राजधानी जो थी इनकी वो कांचीपुरम थी। कांची के पल्लव, कांचीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो पल्लव थे वो किसके सामंत थे? उत्तराखंड में तो इतने से भी काम चल जाता है कई बार। ग्रुप सी जैसे पेपर जो होंगे वहां पे पूछेंगे आपसे कि पल्लव किसके सामंत थे, तो सातवाहनों के सामंत थे। किसके? सातवाहनों के सामंत थे। इनका जो मूल स्थान था पल्लवों का वो क्या था? तोंड मंडलम। कहाँ था? तोंड मंडलम। इस वंश में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ वो महेंद्र वर्मन हुआ। महेंद्र वर्मन प्रथम विचित्र और मतविलास प्रहसन का लेखक। इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो अपराजित वर्मन हुआ। कौन हुआ? अपराजित वर्मन। लेकिन मैंने कहा पल्लव राजवंश में जो लास्ट राजा मिलता वो कंप वर्मा फर्स्ट मिलता, पल्लव वंश का अंतिम ज्ञात शासक। ठीक है। तो लेकिन अपराजित वर्मन अंतिम शासक के रूप में पढ़ते हैं इसको। अगला पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने वाला जो पल्लव शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। वैनसांग कांची आया था किसके समय में? किस राजा के समय में आया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में ही आया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट वही है जिसने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। इतना समझ में आ गया। सातवाहनों के पतन के उपरांत सातवाहनों के पतन के उपरांत उदित होने वाले और लगभग 3री शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण में शासन करने वाले पल्लवों का दक्षिण भारत के इतिहास में एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। लगभग 500-600 साल शासन किया इन लोगों ने, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दक्षिण भारत में। न सिर्फ साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से बल्कि विद्वता और कला के पोषक के रूप में पल्लव शासक अग्रणी रहे हैं। पल्लवों के विषय में जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं और अभिलेखीय स्रोत हैं, परंतु इनके प्रारंभिक इतिहास, मूल निवास स्थान, उत्पत्ति के संदर्भ में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, जिससे इस विषय पर विभिन्न प्रकार के मत प्रचलित हैं। तो सबसे पहले पल्लवों की उत्पत्ति के संदर्भ में मोटे तौर पर 2 प्रकार के मत हैं, एक विदेशी उत्पत्ति संबंधी और दूसरा देशी उत्पत्ति संबंधी मत। BL राइस और वेंकैया आदि का मानना है कि पल्लव पहलवों या पार्थियनों के वंशज थे। पल्लव किनके? पहलव यानी विदेशी,
पहलव कौन थे? विदेशी थे। पहलवों या पार्थियनों के संतान थे या वंशज थे। ये कौन बोलते हैं? बीएल राइस और वेंकैया बोलते हैं। डुबरील का कहना है कि रुद्रदामन के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर सुविशाख जो पहलव था को पल्लवों का आदि पुरुष मानते हैं। डुबरील ने कहा है कि रुद्रदामन, जब हम जूनागढ़ अभिलेख पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत का राज्यपाल कौन था? सुविशाख, जिसने क्या किया था? सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी। कुछ किया था सुदर्शन झील में, है ना? पुष्यगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील थी उसका कुछ जीर्णोद्धार कराया था। किसने? सुविशाख ने। तो डुबरील कहते हैं कि इस सुविशाख जो है ये पल्लवों का आदि पुरुष है, पल्लवों का आदि पुरुष है। केपी जायसवाल, डीसी सरकार, नीलकंठ शास्त्री, महालिंगम, ये सब पल्लवों को भारतीय मूल का ही बताते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नीलकंठ शास्त्री, ठीक है। केपी जायसवाल के अनुसार पल्लव वाकाटक राजवंश की उपशाखा थे। किसके? वाकाटक। ये नाम पढ़ा है, हमने पढ़ा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्त का जो पति था वो क्या था? वाकाटक वंशी, वाकाटक नरेश रुद्र सिंह सेकेंड। और कौन से गोत्र का था? ब्राह्मण था ये। वाकाटक लोग जो थे वो क्या थे? ब्राह्मण थे। विष्णुवृद्धि गोत्र के, है? विष्णुवृद्धि गोत्र के, ठीक है। अगला, नीलकंठ शास्त्री ने कदम्बों और चटु सातकर्णी राजवंशों की भांति पल्लवों को भी उत्तरी भारत का मूल निवासी माना है। कहाँ का? उत्तर भारत का मूल निवासी माना है। जैसा नीलकंठ शास्त्री बोलते हैं कदम्ब भी उत्तर भारत के मूल निवासी हैं, चटु सातकर्णी भी क्या है? ये भी कहाँ के हैं? उत्तर भारत के मूल निवासी हैं। वैसे ही पल्लव भी उत्तर भारत के मूल निवासी हैं। पल्लव अभिलेखों में पल्लवों को भारद्वाज गोत्रीय और अश्वत्थामा का वंशज बताया गया है। कौन अश्वत्थामा? गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हतोहता। किसने कहा था? किसने कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया? अब ये पता नहीं मेरे को कि नर मारा गया या कुंजर मारा गया। कुंजर मतलब नर मारा गया या हाथी मारा गया, ये नहीं पता। अरे महाभारत के युद्ध में तहलका मचा दिया था गुरु द्रोण ने। इन्होंने, द्रोणाचार्य ने, द्रोणाचार्य को मारना जरूरी हो गया था युद्ध में। भगवान कृष्ण ने बताया किसको? युधिष्ठिर को, जो युद्ध में स्थिर रहे, युधिष्ठिर, कि आपको एक झूठ बोलना पड़ेगा। झूठ भी नहीं बोलना है आपको, खाली क्या करना है? क्या करना है? ये बोलना है अश्वत्थामा हतोहता। तो युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तो सत्यवादी हूं। तो कृष्ण ने क्या, किसको मरवाया? एक अश्वत्थामा नामक एक हाथी था, उसको मरवाया। तब युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हतोहता, है ना, नर है या कुंजर है। जब तक ये बोलता तब तक भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य ने सिर्फ इतना सुना, अश्वत्थामा मारा गया। अब पिता पुत्र वियोग में क्या कर दिया? उन्होंने शस्त्र नीचे रख दिए। तब भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को, अब चला इन पड़ती है। तो अर्जुन ने बोला भी कि ये तो क्या है? क्षत्रिय धर्म के क्या है? विरुद्ध है। कि एक क्या, जिसके पास शस्त्र ना हो उस पर शस्त्र चलाना। तो तब उन्होंने याद दिलाई कि जब क्या द्यूत क्रीड़ा हो रही थी, जब द्रौपदी को क्या चीर हरण हो रहा था, तब ये सब लोग कहाँ थे? दरबार में थे। आपको मारना पड़ेगा द्रोणाचार्य। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आया किसकी संतानें हैं? अश्वत्थामा की हैं। ठीक है, अश्वत्थामा को बताया जाता है गुरु द्रोण की जो भूमि है वो देहरादून को भी माना जाता है। अगर आप सहस्त्रधारा जाएंगे तो वहां पर आपको गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित और अश्वत्थामा से संबंधित मिलेंगे वहां पे कुछ, है ना। और अश्वत्थामा क्या है? ये अमर है। बाकी माल देवता और इधर रायपुर वाली साइड में जाएंगे तो वहां किंवदंतियां चलती हैं कि अश्वत्थामा देखा गया है कई बार, है ना। चलो, अब नहीं, महाभारत नहीं देखा आपने या पढ़ा नहीं तो क्या बोलूं। उसके माथे पर एक मणि थी, वो निकाली गई थी, तो उसके माथे पर कीड़े पड़े हुए हैं कि ऐसा बताया जाता है। उसी तरफ है ना, उसी तरफ क्षेत्र जो है वो उन्हीं का है। 5वीं शताब्दी में तालगुंड अभिलेख के अनुसार पल्लव क्षत्रिय थे। तालगुंड अभिलेख में क्या बोला गया है? पल्लव क्या थे? क्षत्रिय थे। अगला, पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास। दिमाग को थोड़ा एक्टिव रखो भाई, शरीर और दिमाग दोनों को क्या रखो? एक्टिव रखो, खुला रखो, इधर उधर मत करो, मन को भटकाओ मत। पल्लव वंश का राजनीतिक इतिहास। पल्लव वंश का प्रथम शासक कौन था? सिंहवर्मा था, परंतु प्रारंभिक पल्लव शासकों में शिव स्कंद वर्मन सबसे महान था। उसका राज्य कृष्णा और पेन्नार नदियों के बीच में विस्तृत था। उसकी राजधानी कांचीपुरम थी।
उसने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया और धर्म महाराज की उपाधि धारण की। वाजपेयी यज्ञ में क्या बताया था मैंने? रथ दौड़ का आयोजन होता है वाजपेयी यज्ञ में, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया और धर्म महाराज की उपाधि धारण की। पल्लव वंश का चौथा शासक जो था वो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त, जिसका उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में किस पल्लव शासक का उल्लेख हुआ है? आंसर पल्लव वंश में चौथे शासक विष्णुगुप्त का। क्योंकि समुद्रगुप्त जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था भाई 100 युद्धों का विजेता है। प्रयाग प्रशस्ति पढ़ी थी किसकी? हरिसेन की, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी था और महासंधि विग्रही भी था, कई पदों पर आसीन था वो, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अभियान में पल्लव शासक विष्णुगुप्त का नाम आता है। कहाँ का? कांची का विष्णुगुप्त, ठीक है। वह संभवतः समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करता था। विष्णुगुप्त के बाद के 8 राजाओं का इतिहास बहुत स्पष्ट नहीं है। पल्लवों की शक्ति का उत्कर्ष 6वीं शताब्दी के मध्य में सिंहवर्मन से माना जाता है। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी सिंह विष्णु से महान पल्लव शासकों की श्रृंखला प्रारंभ होती है। तो जो महान पल्लव शासक आते हैं वो कहां से आते हैं? सिंह विष्णु से शुरू होते हैं 575 से 600 ईस्वी में। इतना समझ में आ गया? तो अब सिंह विष्णु को पढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि पल्लवों का जो इतिहास है वो कहां से पता चलता है। एक तो साहित्यिक स्रोत हैं, दूसरे अभिलेखीय स्रोत हैं और तीसरा वेनसांग का विवरण। कौन कौन से? पल्लवों का इतिहास जानने के स्रोतों में जो अगर साहित्यिक स्रोत में जाएंगे तो संस्कृत साहित्य और तमिल साहित्य, ये 2 प्रकार के साहित्य मिलेंगे आपको। संस्कृत साहित्य में आपको अवंती सुंदरी कथा मिलेगी और दूसरी मतविलास परहसन। मतविलास परहसन को महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने लिखा है, विचित्र चित्र ने लिखा है, राजा है खुद वो। क्या लिख रहा है? मतविलास परहसन। एक किताब और है अवंती सुंदरी कथा, इसमें भी ये संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आती है। इससे भी पल्लवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य में नंदी कलम्बकम, ये तमिल साहित्य में इससे पल्लव इतिहास मिलता है। और भारत वेणना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत वेणना आईएएस का क्वेश्चन है। भारत वेणवा, इससे भी पल्लवों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे ही अभिलेखों में अगर हम जाएंगे तो तमिल अभिलेख और संस्कृत अभिलेख, 250 से 350 तक के जो अभिलेख हैं वो तमिल अभिलेख हैं। 350 से 600 तक के अभिलेख जो हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। बाकी वेनसांग आया था, कांची में आया था। और किसके समय आया था? वेनसांग किसके समय में आया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, इसके समय में आया था, ठीक है। तो उससे भी पता चलता है। जो वेनसांग ने लिखी है CU की, क्या लिखी है? CU की। और वेनसांग की जीवनी किसने लिखी है? उसके मित्र ने लिखी है, वी ली ने लिखी है भाई उसकी जीवनी। किसने? वी ली ने। और उसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया है उसकी जीवनी का, वो किसने किया है? बील ने किया है। इतना समझ में आ गया? तो कहां तक पढ़ा हमने? महान पल्लव शासकों की श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है? सिंह विष्णु से प्रारंभ होती है। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक। 575 से 600 ईस्वी पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक। उसने अवनी सिंह की उपाधि धारण की। अवनी मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी का शेर। अवनी सिंह की उपाधि धारण की। वह एक वीर और पराक्रमी राजा था। कशाकुडी दान पत्र से विदित होता है कि सिंह विष्णु ने चोल, मलय, कलभ्र, मालव, पांड्य और सिंहल मतलब श्रीलंका के राजा तथा केरल को युद्ध में पराजित करके अपनी शक्ति का विस्तार किया। चोल मंडलम पर अधिकार करते हुए उसने अपने राज्य की सीमा कावेरी नदी तक विस्तृत कर ली। उसकी सत्ता तमिल प्रदेश में पूरी तरह स्थापित हो गई। उसने कला और साहित्य के विकास में को भी प्रश्रय दिया। मामल्लपुरम में उसने आदिवाराह गुहा मंदिर का निर्माण कराया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मामल्लपुरम का आदिवाराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया? आंसर सिंह विष्णु ने कराया। आदिवाराह गुहा मंदिर का निर्माण किसने कराया? आंसर सिंह विष्णु ने कराया। किरातार्जुनियम का लेखक भारवी उसके दरबार में रहता था। तो भारवी बड़ा इंपॉर्टेंट है। किरातार्जुनियम, किरात कौन? भगवान शिव। अर्जुन कौन? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, जिसे घमंड हो गया अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने पर। भगवान शिव ने परीक्षा ली किरात बनकर, है ना। तो किरात बनकर आए वो और तब अर्जुन को हराया। तो अर्जुन को पूछना पड़ा कि मुझे तो सिर्फ भगवान शिव ही हरा सकते थे, आप कौन है? तो किरात ने कहा कि मैं ही क्या हूं? शिव हूं, ठीक है।
चलो, तो भारवी की किरातार्जुनीयम, इसलिए घमंड नहीं करना भाई है, कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। अगला महेंद्र वर्मन 600 से 630 ईस्वी। महेंद्र वर्मन कब से कब तक? ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट है। सिंह विष्णु का उत्तराधिकारी उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम हुआ। इसी के समय में पल्लव चालुक्य संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो पल्लव चालुक्य संघर्ष किसके समय में प्रारंभ हुआ? आंसर महेंद्र वर्मन के समय प्रारंभ हुआ, जब चालुक्यों ने यानी पुलकेशिन द्वितीय ने आंध्र के गुंटूर और कदम्बों पर अधिकार कर लिया, तब इस संघर्ष का प्रारंभ हुआ। इसकी शुरुआत पुलकेशिन द्वितीय ने की। महेंद्र वर्मन पुलकेशिन से पराजित हो गया, परंतु अपनी राजधानी की रक्षा करने में सफल रहा। महेंद्र वर्मन साहित्य व कला के संरक्षक के साथ साथ स्वयं भी एक साहित्यकार था। वह एक महान निर्माता, कवि और संगीतज्ञ था। उसने मतविलास, विचित्रचित और गुणभर जैसी उपाधियां धारण की। उसने मतविलास परहसन और भगवत जुकीयम नामक ग्रंथों की रचना की। मतविलास परहसन और भगवदजुकीयम की ये ग्रंथों की रचना की। मतविलास परहसन में इसने क्या किया है? अन्य धर्मों के साधुओं का मजाक उड़ाया है इसने, ठीक है। ये खुद शैव है, क्या है? खुद शैव धर्म का है ये। उसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट एक पराक्रमी शासक था। उसके समय भी पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, परंतु नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पुलकेशिन को पेरियाड, मणिमंगलम और सूरमार के युद्धों में पराजित किया। 3 युद्ध लड़े गए, पेरियाड का युद्ध, मणिमंगलम का युद्ध और सूरमार का युद्ध। और इसके बारे में कहां लिखा हुआ है? पूरम अभिलेख में लिखा हुआ है कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड को तीनों युद्धों यानी पेलियाड के युद्ध में, मणिमंगलम के युद्ध में और सूरमार के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और बाद में मारा भी गया। कौन? पुलकेशिन सेकंड। और उसकी पीठ पर विजयाक्षर अंकित करवाए। क्या करवाए? तत्पश्चात अपने सेनापति सिरोतोंड को वातापी पर आक्रमण के लिए भेजा। वातापी की विजय करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की। तो इसके सेनापति का नाम भी याद करना पड़ेगा आपको। किसके? नरसिंह वर्मन फर्स्ट का सेनापति कौन था? सिरुतोंड था। कौन था? सिरुतोंड। तो वातापी पर आक्रमण के लिए भेजा, वातापी कोंड की उपाधि धारण की, वातापी को ध्वस्त करने वाला। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है भाई, उत्तराखंड में पूछा जा चुका है शायद कि वातापी कोंड किस पल्लव शासक की उपाधि थी? आंसर सॉरी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की। इतना क्लियर हो गया। वातापी विजय का उल्लेख वातापी के मल्लिकार्जुन देव मंदिर की एक शिला पर उत्कीर्ण है। मल्लिकार्जुन देव मंदिर की एक शिला पर उत्कीर्ण है। पल्लवों के साथ संघर्ष के दौरान नरसिंह वर्मन फर्स्ट को श्रीलंका के पदच्युत राजकुमार मानवर्मा का सहयोग मिला। नरसिंह वर्मन ने मानवर्मा को श्रीलंका के सिंहासन पर सत्तारूढ़ करने के लिए स्वयं महाबलीपुरम तक गया। नरसिंह वर्मन न केवल एक विजेता शासक था, बल्कि वह पल्लव स्थापत्य कला में मामल्ल शैली का प्रणेता भी था। अब मामल्ल शैली के जो जितने भी मतलब निर्माण कार्य हुए होंगे, तो उसमें हमने बोलना है कि ये मामल्ल शैली में। वैसे इसकी उपाधि है महामल्ल। क्या है? महामल्ल। मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती, तो महामल्ल। तो महामल्ल इसकी उपाधि। तो मामल्ल शैली का प्रणेता भी है। उसने कांची के निकट एक बंदरगाह मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम जिसको हम बोलते हैं, मामल्लपुरम, महाबलीपुरम, है ना, को अत्यंत वैभवशाली ढंग से बनवाया और वहां अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इन मंदिरों में धर्म राजस्व संज्ञक मंदिर ख्यातिलब्ध था। धर्म राजस्य मंदिर, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के काल में ही वेनसांग ने पल्लव राज्य की यात्रा की थी। वेनसांग किसके समय में आया पल्लव राज्य में? आंसर नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में। उसके बाद आता है परमेश्वर वर्मन फर्स्ट 670 से 700 ईस्वी। नरसिंह वर्मन के पश्चात कुछ वर्षों के लिए महेंद्र वर्मन द्वितीय यानी 668 से 670 ईस्वी शासक बना। उसके राज्यकाल की कोई विशेष घटना का उल्लेख नहीं है। उसका उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी हुआ। इसके राज्यकाल की सबसे प्रमुख घटना है पल्लव चालुक्य संघर्ष। दोनों वंशों के विलेखों में यह स्पष्ट होता है कि आरंभ में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने परमेश्वर वर्मन को पराजित किया, परंतु अंतिम चरण में पल्लव राजा ने पेरुवडनल्लूर के युद्ध में विक्रमादित्य को बुरी तरह पराजित करके भागने के लिए मजबूर कर दिया। परमेश्वर वर्मन का संघर्ष गंग राजा भूविक्रम के साथ भी हुआ था। कुछ खास नहीं है ये,
यहां से जल्दी से नहीं पूछता। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट नरसिंह वर्मन सेकंड। कौन आता है? नरसिंह वर्मन सेकंड। नरसिंह वर्मन सेकंड जो है वो 700 से 728 ईस्वी, 700 से 728 ईस्वी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष रुका रहा। अच्छा, जब नरसिंह वर्मन सेकंड आपने पढ़ना है तो राज सिंह पढ़ना है। इसका जो शैली पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? राज सिंह शैली। और जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था उसकी जो शैली है वो महामल्ल शैली है। कौन सी? अभी हमने सारे मंदिर पढ़ने हैं, रथ मंदिर वगैरह जितने भी बनाए हैं इन्होंने, शोर टेम्पल्स, तटीय मंदिर, तो उनकी शैलियां पढ़नी है, किस शैली में बने हैं। तो ये ध्यान रखना किसने बनाया। तो कई बार क्या करता है, राजा का नाम नहीं पूछता है, पूछता किस शैली में बना हुआ है, तब बोलना पड़ता है महामल्ल शैली में बना हुआ है, राज सिंह शैली में बना हुआ है। और मेंस में क्वेश्चन आता है इन शैलियों की विशेषता क्या थी, शैलियों की विशेषता। तो किसी शैली में एकाश्म मंदिर बन रहे हैं, रथ मंदिर बन रहे हैं, किसी शैली में ईंटों का भी प्रयोग हो रहा है शायद, है ना। चलो, तो नरसिंह वर्मन सेकंड मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है। 700 से 728 ईस्वी पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड के काल में पल्लव चालुक्य संघर्ष रुका रहा। इस शांति काल का उपयोग नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कला, साहित्य और व्यापार वाणिज्य के विकास में किया। उसने कांची का कैलाशनाथ मंदिर बनवाया। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया? नरसिंह वर्मन सेकंड। और इसी के साथ याद कर लो, एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? एलोरा का कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट, जो कि रॉक कट टेम्पल है, बिगेस्ट रॉक कट टेम्पल, ठीक है। तो उसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया नरसिंह वर्मन सेकंड ने, और महाबलीपुरम के शोर मंदिरों का निर्माण करवाया। अब जब हमारे समय में क्वेश्चन बना था ना, तो हमें लगा शोर होता होगा उस मंदिर में, बाद में पता चला सी शोर यानी तटीय मंदिर, समुद्र के तट पर बने हुए मंदिर, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? शोर टेम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोर टेम्पल्स। तो मैंने कह दिया कांची का कैलाशनाथ मंदिर और शोर टेम्पल्स यानी तटीय मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? आंसर नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया। किसने करवाया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने। राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय इसकी सर्वप्रिय उपाधियां थी। ये उत्तराखंड पीछे से क्वेश्चन है, शंकर भक्त और आगम प्रिय, शंकर भक्त और आगम प्रिय। पर आपने राज सिंह भी याद करना है क्योंकि इसकी शैली जो है वो राज सिंह शैली है, ठीक है। राजाओं में शेर, राज सिंह मतलब राजाओं में शेर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। तो दंडिन किसके समय के हैं? नरसिंह वर्मन सेकंड के समय। दंडिन ने क्या लिखा? 10 कुमार चरित्र लिखा, काव्य दर्श लिखा, और क्या लिखा दंडिन ने? हाँ जी, दंडिन ने क्या क्या लिखा? एक तो काव्य दर्श लिखा, 10 कुमार चरित्र लिखा, और अवंती सुंदरी लिखा। क्या लिखा? तो क्या क्या लिखा दंडिन ने? 10 कुमार चरित्र, काव्य दर्श और अवंती सुंदरी, ठीक है। उसके समय में समुद्री व्यापार उन्नति पर था। उसने चीनी बौद्ध यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्मित करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नरसिंह वर्मन सेकंड ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। इसने चीन से राजनयिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए एक दूत मंडल चीन भेजा था। अब अगर कोई अपना दूत मंडल चीन भेज रहा है, वो भी दक्षिण भारत से, तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट हो गया, वो प्रश्न बन सकता है वहां से। तो चीन में अपना दूत मंडल भेजने वाला पल्लव शासक कौन था? आंसर नरसिंह वर्मन सेकंड था। इतना क्लियर हो गया। अगला, परमेश्वर वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन सेकंड का उत्तराधिकारी परमेश्वर वर्मन द्वितीय था, जो श्री विष्णु की परंपरा का अंतिम शासक था। उसके काल में पुनः पल्लव चालुक्य संघर्ष शुरू हो गया। इसी संघर्ष में परमेश्वर वर्मन द्वितीय चालुक्य युवराज विक्रमादित्य से युद्ध करते हुए मारा गया। तो परमेश्वर वर्मन द्वितीय चालुक्य युवराज विक्रमादित्य से युद्ध करते हुए मारा गया। अब आता है नंदी वर्मन द्वितीय। इसकी भी शैली है, ये भी निर्माण कराता है, तो नंदी वर्मन शैली पढ़ना पड़ेगा आपको, इंपॉर्टेंट है, निर्माता है ये। परमेश्वर वर्मन द्वितीय के निधन के समय पल्लव वंश में कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। ऐसे में कांची के लोगों ने समानांतर शाखा से यानी सिंह विष्णु के भाई भीम वर्मा की परंपरा से राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा चुना। तो लोगों के द्वारा चुना गया, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या हो गया? नंदी वर्मन का विरोध कुछ विद्रोही सामंतों ने पांड्यों के साथ मिलकर किया, जिसका नेतृत्व संभवतः परमेश्वर का पुत्र
चित्रमाय कर रहा था, परंतु अंततः अपने सेनापति उदयचंद्र के सहयोग से नंदीवर्मन ने अपनी सत्ता सुदृढ़ की। इसी समय राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग से भी पल्लव राज्य पर आक्रमण कर कांची पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने पल्लव राज्य पर आक्रमण करके कांची पर अधिकार कर लिया, परंतु बाद में दंतीदुर्ग और नंदीवर्मन में संधि हो गई। दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय से कर दिया। दंतीदुर्ग ने अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय से कर दिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन सकता है। कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया था। तो नंदीवर्मन शैली में हम पढ़ेंगे कौन कौन से, मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमल मंदिर। बैकुंठ पेरुमल मंदिर, एक मुक्तेश्वर यहां भी है हमारे उत्तराखंड में, है ना, पशु चिकित्सा का मक्का बोलते हैं उसको। डॉक्टर लिंगार्ड ने वहां पर स्थापित किया था। क्या, कहां पड़ता है मुक्तेश्वर? नैनीताल में। हाँ, नैनीताल में। अगला, नंदीवर्मन का उत्तराधिकारी दंतीवर्मन के काल में पल्लव राष्ट्रकूट संबंध मधुर नहीं रहा और गोविंद तृतीय ने कांची पर आक्रमण करके दंतीवर्मन को पराजित कर दिया। इसी समय पांड्य शासक वरगुड और श्रीमार ने पल्लव साम्राज्य के कावेरी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। दंतीवर्मन का उत्तराधिकारी नंदीवर्मन तृतीय पांड्य शासक श्रीमार को अनेक युद्धों में पराजित करके कावेरी क्षेत्र पर पुनः अधिकार कर लिया। नंदीवर्मन तृतीय का राष्ट्रकूटों के साथ मधुर संबंध रहा। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने अपनी पुत्री शंखा का विवाह उससे कर दिया। अब थोड़ा ये ध्यान रखना भाई, एक तो राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग अपनी पुत्री रेवा का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय से कर रहा है, और फिर अमोघ वर्ष अपनी पुत्री शंखा का विवाह किसके साथ कर रहा है? नंदीवर्मन तृतीय से कर रहा है। थोड़ा द्वितीय तृतीय में याद रखना, द्वितीय की शादी हुई राष्ट्रकूट राजकुमारी रेवा के साथ, और तृतीय की शादी हुई किसके साथ? राष्ट्रकूट राजकुमारी शंखा के साथ। यानी राष्ट्रकूटों में और पल्लवों में वैवाहिक संबंध थे, है ना। राष्ट्रकूटों की पुत्रियां पल्लवों में ब्याही जाती थी। इतना समझ में आ गया? तो रेवा और शंखा का नाम याद रखना भाई, नंदीवर्मन द्वितीय रेवा और नंदीवर्मन थर्ड शंखा। समझ में आ गया? पल्लव नरेश अपराजित ने अपने गंग सामंत पृथ्वीपति और चोल नरेश आदित्य के सहयोग से पांड्यों को पराजित किया, परंतु अंततः उसका मित्र चोल नरेश आदित्य ने उसकी हत्या कर दी और तोंड मंडलम पर अधिकार कर दिया। पल्लव शासक नंदीवर्मा चतुर्थ और कंपवर्मा चोलों से अपना राज्य प्राप्त करने का प्रयास करते रहे, परंतु असफल रहे। अंततः पल्लव राज्य पर चोलों का स्थायी अधिकार हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पल्लवों के बाद कौन आते हैं? चोल। जो द्रविड़ कला शैली है ना, द्रविड़, तो द्रविड़ कला शैली मैंने कहा पल्लवों ने बनाए, लेकिन पराकाष्ठा पर कौन ले गए? अब चोल लेके जाएंगे। जो द्रविड़ कला शैली है, मतलब जितने भी निर्माण कार्य हुए, अभी जैसे ये तो रथ मंदिर बना रहे, तटीय मंदिर बना रहे, क्या बोलते हैं, बैकुंठ पेरुमल का मंदिर बना दिया, मुक्तेश्वर का मंदिर बना दिया, है ना। लेकिन अब जो बड़े निर्माण होंगे द्रविड़ शैली में, वो कौन करेंगे? चोल। और उसमें भी कौन? राज फर्स्ट करेगा। तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर बनाएगा 13 मंजिला, जिसको देख के खुद पता चल जाएगा आपको कि क्या निर्माण था भाई। मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को 13 मंजिल ऊपर ले जाना, जो शिखर है वहां उसका, वहां तक कैसे ले जाया गया होगा। तो द्रविड़ कला अपनी उत्कृष्ट, अपने पराकाष्ठा पर कब गई? चोलों के समय में। इतना समझ में आ गया? समझ में आया? अगले लेक्चर में बताऊंगा आप पल्लवों की सांस्कृतिक देन, यानी कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द पल्लवास।